अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहले तो हम लिख लेते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सपोज करें ये दो बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी आपस में कांटेक्ट में है, तो बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी, इसको कहेंगे एफ ए बी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी। इस तरीके से बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी, इसको कहेंगे फोर्स एफ बी ए। ये जो दोनों फोर्स होंगे ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे पर डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इन बॉडीज के भले कितने भी मासेस हों, सपोज करो अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी जो है वो 5 किलोग्राम की है और दूसरी बॉडी जो है 50 किलोग्राम की है। अगर 50 किलोग्राम की बॉडी 5 किलो बॉडी पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो 5 किलोग्राम की बॉडी 50 किलोग्राम बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी? तो वो फोर्स सेम लगाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ एक वेन है और इस वेन की कोलिजन हुई एक, समझें कि ठीक है, बटरफ्लाई से। सो जब ये वेन इस बटरफ्लाई के साथ कोलिजन करेगी तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, किस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? तो हम कहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट पे एक जितना ही फोर्स लगेगा। जितना वेन ये बटरफ्लाई पे फोर्स लगाएगी उतना बटरफ्लाई इस वेन पे फोर्स लगाएगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। अब ये जो लॉ है इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। हम कहते हैं कि ये लॉ हमें बता रहा है कि सिंगल फोर्स कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स हमेशा पेयर्स की शक्ल में होता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको दो फोर्स नज़र आएंगे, तो यहाँ पे हम फोर्स की नेचर बताएंगे, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल फोर्स इज नॉट पॉसिबल। सिंगल फोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। देखें, अगर आप दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो ये एक्शन होगा, और दीवार आप पे फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन होगा। तो कितने फोर्स हैं? दो फोर्स हैं, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। इसका मतलब है सिंगल फोर्स आपको कभी भी नहीं मिल सकता, फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है। तो हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये फोर्स की हमें नेचर बताता है। तो ये हमें बताता है नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे आपने कल वाले लेक्चर में सुना था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स की क्वालिटी बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की क्वांटिटी बताता है, और न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स की नेचर बताता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के पास मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते। वो इसीलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होते हैं। देखें, अगर आप बॉडी ए पे देखें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स किस पे लग रहा है? बॉडी बी पर। तो हम यहां पे लिखेंगे द एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये दो मुख्तलिफ बॉडीज पे एक्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स
थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्विमिंग। जो आप स्विमिंग करते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। आप वाटर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल आप पे फोर्स लगाते हैं, इस वजह से आप वाटर पे स्विमिंग कर सकते हैं। तो स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी तरीके से जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं और ग्राउंड हम पे फोर्स लगाता है, तो जो हमारी वॉकिंग है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वॉकिंग। तीसरा एग्जाम्पल है इसका मोशन ऑफ रॉकेट। मोशन ऑफ रॉकेट क्या है? देखें, रॉकेट के अंदर फ्लू गैसेस होती हैं। ये फ्लू गैसेस बर्न होकर बाहर की तरफ आती हैं, तो ये एक्शन होता है और उसकी वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होता है। ये एक किस्म का रिएक्शन होता है। तो ये जो तीन मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड करते हैं। अब हम इस लॉ को आगे डिस्कस करेंगे और आपसे कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे इसके मुतालिक। तो सबसे पहले एक एमसीक्यूज देख लें। Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect for Newton's third law? Option A, action and reaction do not cancel each other. Option B, action and reaction are acting on different bodies. Option C, action and reaction are equal in magnitude. Option D, none of these. तो अगर आप इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो अब देखें ऑप्शन नंबर 1 एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और हमें गलत की तलाश है तो ये नहीं होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये भी सही है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है द स्विमिंग इज पॉसिबल on account of Newton's dash law. First, second, third, all of these. The swimming is possible on account of Newton's dash law. तो न्यूटन्स कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ के बेसिस पे ये होता है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे। टू ब्लॉक्स हैविंग masses 10 kilogram and 5 kilogram are placed on frictionless. Two blocks having masses 10 kilogram and 5 kilogram are placed on frictionless surface as shown. ब्लॉक ए, ब्लॉक बी 10 किलोग्राम,
block B 5 kilogram. This is surface. Find the force exerted by body A on body B. Option A 60 Newton, option B 40 Newton, option C 20 Newton, ऑप्शन डी 10 न्यूटन। अब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको फोकस करें आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। जनरल में क्या करूँगा, आपको एक फार्मूला भी ड्राइव करके दूंगा। देखें, ये कंसीडर करें हमारे ये दो ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक का मास A है, ये ब्लॉक का नाम A है, इस ब्लॉक का नाम B है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे पड़े हुए हैं और यहाँ से इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F। इसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, हम जनरल बात करते हैं। देखें, यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा एक्सेलरेशन का, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जितनी ब्लॉक M1 में आएगी उतनी एक्सेलरेशन ब्लॉक M2 में आएगी, यानी दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम कहेंगे दोनों में एक्सेलरेशन सेम आएगी। और एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का मास आपस में सम करेंगे, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जैसे हम करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो टोटल मास हमने ये कर दिया। अब ये पहला पार्ट होगा एक्सेलरेशन फाइंड करने का। जब आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है ना, तो अब आप ये फाइंड कर सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स का मैंने आपको पिछले लेक्चर में फार्मूला बताया था, F = ma। आप नेट फोर्स किस पे फाइंड कर रहे हैं, ए पे फाइंड कर रहे हैं, तो नेट फोर्स का फार्मूला होगा मास ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन। तो ए का मास ma ही है और एक्सेलरेशन कितनी है, F, ठीक है, सॉरी इसका मास है 1, ठीक है, और M1 M2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये अगर मैं F को बाहर निकाल दूं, M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय F लिखूं तो बिल्कुल सही होगा। ये फोर्स मैंने फाइंड किया, ये फोर्स किस पे लग रहा है, बॉडी A पर नेट फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, नेट फोर्स ऑन बॉडी बी पे नेट फोर्स कितना होगा, तो वो भी आसान होगा। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं FB = मास बी बॉडी का मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो बी बॉडी का मास कितना है M2 और एक्सेलरेशन कितनी है F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो FB बराबर होगा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये बराबर होगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय F। ये अब बात शुरू होगी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखें कॉमन सेंस ये है कि फोर्स यहां से अप्लाई हुआ है, ये जो फोर्स बॉडी B को मिलेगा, ये बॉडी B को जो नेट फोर्स मिलेगा वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो किसकी मदद से मिलेगा, वो A की मदद से मिलेगा। इसका मतलब है कि जितना नेट फोर्स बॉडी B को मिला उतना फोर्स किसने लगाया, A ने किस पे लगाया, B पे। फिर से समझें, बॉडी B को फोर्स कहीं से भी नहीं मिलेगा, नेट फोर्स कहीं से भी नहीं मिलेगा, उसको नेट फोर्स देने वाला कौन होगा, A होगा।
अगर B को नेट फोर्स मिल रहा है, सपोज करें 10 न्यूटन, बॉडी B पर अगर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, तो इसका मतलब है बॉडी A ने बॉडी B पर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। और कॉमन सेंस है कि अगर बॉडी A बॉडी B पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो बॉडी B बॉडी A पे कितना लगाएगी, तो वो भी 10 न्यूटन लगाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन बॉडी A exerted by body B, फोर्स ऑन बॉडी A exerted by body B, या आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन बॉडी B exerted on body A, तो ये हमेशा FB के बराबर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा अगर मैं एरो ऐसे करूंगा तो ये फिर आपकी बॉडी A हो जाएगी और ये फिर आपकी बॉडी B हो जाएगी। A में उस बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं जिस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर अपना क्लियर कर दें तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अब आप लोगों के लिए इशू नहीं होंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। Two blocks having masses 10 kilogram and 5 kilogram are placed on frictionless surface as shown. Find the force exerted by A on B. तो अब ये बॉडी हमारी A है, ये बॉडी हमारी B है। अब फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी A B पर, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, हमें फाइंड करना चाहिए कि B पे नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि हमें पता है B पे जितना नेट फोर्स होगा वो कौन लगाएगा, बॉडी B पे जो फोर्स लगेगा, जो A लगाएगी वो बराबर होगा जो नेट फोर्स होगा बॉडी B पर। और ये कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको लिखा है, मैंने आपको बताया है m2 यानी इसका मास कितना है 5, टोटल मास 10 + 5 कितना होता है 15, और मल्टीप्लाइड बाय फोर्स तो 1 और 4, तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। यानी बॉडी A ने बॉडी B पर कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो बॉडी B बॉडी A पर कितना लगाएगी, वो भी 20 न्यूटन लगाएगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C। ठीक है, यानी तीन फोर्सेस के फार्मूले सेम होंगे। A ने B पे कितना लगाया, B ने A पे कितना लगाया, और B पे नेट फोर्स कितना लगा, ये तीनों ही फोर्स एक बात हैं, तो आप उनको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस बॉडी पे नेट फोर्स पूछेंगे ऊपर उसका मास रखेंगे, नीचे दोनों का मास सम करेंगे और फिर उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। सपोज करें अगर आपसे नेट फोर्स B का पूछ रहे थे तो आपने ऊपर मास किसका रखा, B का, नीचे आपने मास को सम कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स के साथ। अब ये जो नेट फोर्स B पे लग रहा है, क्योंकि B को डायरेक्ट फोर्स नहीं मिल सकता, तो B पे लगाने वाला फोर्स कौन होगा, A, यानी B को जितना नेट फोर्स लगा वो A ने दिया, और कॉमन सेंस है जितना A B पर फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स B A पर लगाएगी। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं।